अक्सर हम लोग ऐसे न्यूज़ और आर्टिकल्स पढ़ते हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को लेकर उस पर बातें करी जाती हैं। लेकिन इन सारी वेबसाइट्स या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, उसमें जो एक चीज़ कॉमन है, क्या आपने कभी नोटिस करी है कि इन सारी जगह उसके जो कॉजेज़ हैं, जिन वजहों से क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके बारे में बात करी जाती है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब वीडियोस हो गई जहाँ पर एक्चुअली में उसके सॉल्यूशंस को बताया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ना ही सिर्फ क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन को लेकर एक बेहतरीन आइडिया बताऊंगा, बल्कि उसको मैं आज आपके सामने करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी वो आइडिया फॉलो कर उसको अपनी लाइफ में कर सकें और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक इको वॉरियर बन सकें। The world is changing faster than we predicted. What we lose now is gone forever. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंपोस्टिंग के बारे में। अब जिनमें से आप लोगों को नहीं पता कि कंपोस्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है, उनके लिए मैं मोटे मोटे शब्दों में समझा देता हूँ। कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपना किचन वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया। किचन वेस्ट में जैसे कि जो ग्रीन्स है, बेसिकली जो वेजिटेबल्स के पील्स, फ्रूट के पील्स या फिर कोई भी बचा हुआ फ्रूट का पार्ट हो गया, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस करके अपनी कंपोस्ट बिन में डालते हैं। या फिर जो गार्डन से वेस्ट निकला, जैसे सूखे पत्ते हो गए, उसको हम लोग अपने कंपोस्ट बिन में डालते हैं। फिर जैसे जैसे कंपोस्ट बिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट को डीकम्पोज करना शुरू करेंगे, वो मैन्योर मतलब कि खाद में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और ये खाद आपके गार्डन के लिए या फिर फार्मर्स के लिए बिल्कुल ब्लैक गोल्ड की तरह काम करती है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाद को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलने लग रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो खाद है, मैन्योर हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी कई सारे। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स फसल के लिए या फिर आपके गार्डन में जो प्लांट्स लगे हैं उनको मिलेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आमतौर पर लोग किचन वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं रेगुलर वेस्ट के साथ, और ये जाकर सिटी में जो लैंडफिल्स हैं उसमें जाके इकट्ठा होता है। ये बड़े बड़े कचरे के पहाड़ मतलब लैंडफिल्स ना ही सिर्फ सिटी को गंदा बनाते हैं, बल्कि उस सिटी के अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं। और अगर किसी सिटी का ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तो वो ना ही सिर्फ सिटी की सॉइल को खराब करेगा, बल्कि उस सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी सेहत पे भी एक बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेगा, जिससे कि लोगों में बीमारियां फैलेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ कंपोस्टिंग के जरिए बदला जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग अपने घर पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप आता है कंपोस्ट बिन को बनाना। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही 2 कंपोस्ट बिन है। हालांकि ये कोई कंपोस्ट बिन नहीं है, मैंने इसको एक प्लास्टिक के बिन को ही कंपोस्ट बिन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 30 सेंटीमीटर। अब कंपोस्ट बिन बनाते वक्त आपको भी ऐसे 2 बिन्स चाहिए होंगे प्लास्टिक के, या आप इजीली मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये बिन्स खरीदें तब इसके ढक्कन जरूर हो, जिससे कि मैन्योर ठीक तरीके से बन सके। इसकी बात आगे करते हैं क्यों ढक्कन जरूरी है। एक बार आप स्टार्टिंग में अपना बिन डिसाइड कर लें कि किस बिन में आप कंपोस्ट बनाएंगे, उसके बाद स्टेप आता है इसमें होल करने का। यहाँ पे 3 मेन तरीके हैं जिसकी मदद से आप इसमें होल्स बना सकते हैं। मेरे दिमाग में तो यही 3 आए थे। तो सबसे पहला तो है ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना, दूसरा है सोल्डरिंग मशीन का जिसका मैंने करा है, और तीसरा है कि आयरन नेल जो होता है और कैंडल का इस्तेमाल करके आप इसमें छेद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे इन तीनों मेथड्स को यूज़ करना है। ड्रिल मशीन तो बेसिकली आप लोग समझ ही गए होंगे कि बिजली की जो ड्रिल मशीन होती है उसी को इसमें लगाना है, उससे छेद हो जाएंगे। दूसरा तरीका है सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करना। ये वही होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब हम लोग 2 वायर्स को आपस में जोड़ते हैं तब इसका काम आता है। तो इसको गर्म कर लें और फिर इसमें छेद इसी के थ्रू बना सकते हैं। तीसरा मेथड जो है वो शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि उसमें कैंडल का इस्तेमाल करके आयरन नेल को गर्म कर लेना होता है। उसको गर्म करके इसमें हम लोग छेद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड और तीसरा तरीका है, इसमें एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि आप N95 मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इस मशीन का, सोल्डरिंग मशीन का या फिर गर्म आयरन नेल को का यूज़ करके इसको प्लास्टिक को पिघलाने की कोशिश करेंगे, तब टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके घर में किसी को अस्थमा है तो ज़रूर प्रिकॉशन लें कि। और इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है कि यह चीज़ आप घर के बाहर ही करें। जैसे कि इस वक्त मैं अपने घर की टेरेस पे हूँ, तो मैं यहीं पर ये पूरा कंपोस्ट बिन आपको बना के दिखाऊँगा। लेकिन दोस्तों, अब दिक्कत पता है यहाँ पे क्या आती है कि जब भी हम लोग कंपोस्ट बिन बनाने चलते हैं तब हम लोग के मन में कई सारे सवाल आते हैं कि मैं कितने छेद करूँ, कितने डेंस छेद करूँ, कितने साइज के छेद हों, बड़े हों, छोटे हों, कहाँ कहाँ पे छेद हों। तो ऊपर से तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं छेद कर दूंगा, बट जब एक्चुअली में बनाने चलते हैं तब ये ना ही गूगल पे ना ही किसी भी यूट्यूब वीडियो में
मिलता नहीं है इजीली कि कितने बड़े छेद होने चाहिए, और फिर एक्चुअली में हम लोग हार मान के छोड़ देते हैं, लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। अब छेद के साइज और डायमीटर की बात करें तो वो तो मोटे मोटे तौर पर 1 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर के अराउंड मतलब की होगा। तो वो तो आप अपने देख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इतना ही मतलब की हो, ये ना हो कि 5 सेंटीमीटर इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर आप इसमें भी देखें तो इतने कुछ बड़े बड़े छेद हैं। मैं इसकी पास से फोटो डाल दूंगा। लेकिन अब दूसरा सवाल आता है कि कितने होल्स होने चाहिए बेसिकली एक कंपोस्ट पिन पे, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए वो होल्स। तो इसका जवाब एक्चुअली डिपेंड करता है आपके कंपोस्ट बिन के साइज पर। जैसे कि मेरा 40 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है और 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है पूरा। तो ये मैंने एक टूल बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप अपने कंपोस्ट बिन की हाइट और जो डायमीटर है उसको डाल दीजिए सेंटीमीटर्स में, और फिर वो आपको बता देगा कि टॉप पे कितने होल्स होने चाहिए, साइड में कितने होल्स होने चाहिए, और जो बॉटम है उसमें कितने होल्स होने चाहिए। वहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक पूरी की पूरी फुल डिटेल्ड गाइड भी बनाई है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डे 1, डे 2, डे 3 पूरा आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंपोस्ट बिन बनाना है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको कुछ और डिटेल में समझना हो। मेरी ब्लॉग वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब फाइनली मैं इस वाले कंपोस्ट बिन में होल्स बनाने चला, अब मेरे मन में एक सवाल आया, अगर हम लोग होल्स को स्ट्रेट लाइन में बनाते चले जाएं तो क्या हम लोग का कंपोस्ट बिन अपनी वेट के अंदर मतलब कोलैप्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि इतना वेट होगा और प्रेशर पड़ रहा होगा। तो हो सकता है हम लोग का कंपोस्ट बिन स्विच चीज मॉडल की तरह अपनी वेट के अंदर कोलैप्स हो जाए, क्योंकि इसमें इतने छेद होंगे लाइन बाय लाइन, तो वो स्ट्रक्चर के लिए स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा फिजिक्स का इस्तेमाल करा और सोचा कि कैसे मैं उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना होल्स को जिगजैग पैटर्न में बनाया जाए, जिससे कि जितना भी प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे इस कंपोस्ट बिन की वॉल पर। इसलिए कंपोस्ट बिन बनाते वक्त पहले ही आप इस पे मार्क कर लें कि कहाँ आप होल्स बनाएंगे। मार्कर से एक मार्क कर लें कि यहाँ पे होल होगा, मेरा यहाँ पे होल होगा, इधर होल होगा, जिससे कि पहले ही आपको एक इक्वल डिस्टेंस मिल जाए और तभी आप छेद करें और गड़बड़ ना हो बीच में। तो दोस्तों ये थी डे 1 की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जाके डे 2 और डे 3 की वीडियो चेकआउट करें, जिस पे मैंने समझाया कि बेस लेयर कैसे सेट करते हैं और अपने कंपोस्ट बिन को मेंटेन कैसे करना है, जिससे कि उसमें जो स्मेल होती है या फिर कई परेशानियां आती हैं कंपोस्ट बिन बनाते वक्त, वो सब आपको फेस ना करनी पड़े। ज़रूर जाके चेकआउट करें, और अगर आप पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप भी अपने घर पे कंपोस्ट बिन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो